हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। हम लोग देख रहे थे सरफेस केमिस्ट्री और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कोलाइड्स को, जिसमें हम लोगों ने लायोफोबिक सॉल्ट देखा था, लायोफिलिक सॉल्ट देखा था, इनके डिफरेंसेस को हम लोगों ने देखा था और साथ साथ हम लोगों ने एसोसिएटेड कोलाइड की बात किया था, यानी कि मिसल्स की बात किया था, फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट देखा था। ये सभी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आगे हम लोग देखते हैं दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अब इसमें भी दो मेथड हम लोग का जाता है, एक लायोफिलिक के केस में डिफरेंट जाता है और लायोफोबिक के केस में डिफरेंट जाता है। बिकॉज लायोफिलिक के केस में हम लोगों ने बोला था कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स है, वो लिक्विड लविंग है, मीन सॉल्वेंट लविंग है, तो वहां पे इनको इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर लायोफोबिक सॉल्ट की बात करें तो वो लिक्विड लविंग यानी कि सॉल्वेंट लविंग नहीं है, इस वजह से उसको प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, जिसमें मेंशन कर दो कि जो लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफिलिक सॉल्ट वो सॉल्ट जो कि सॉल्वेंट लविंग है, तो लायोफिलिक सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय simply warming पार्टिकल जो सॉलिड पार्टिकल होंगे, ठीक है, पार्टिकल विथ लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम। करना क्या होगा आपको, सिंपली डिस्पर्सन मीडियम के साथ हीट कर दीजिए, तो इन दैट केस आपको कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द स्टार सोल्यूशन, ठीक है, स्टार सोल्यूशन इसका बेस्ट एग्जांपल है लायोफिलिक सॉल्ट। बिकॉज ये सॉल्वेंट लविंग है, इनको प्रिपेयर करने में उतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर सी बात है। तो ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल को मेंशन कर सकते हैं। जहां तक बात है लायोफोबिक सॉल्ट, तो लायोफोबिक सॉल्ट सॉल्वेंट हेटिंग यानी कि जो है लिक्विड हेटिंग है, तो इन दैट सिनारियो आपको मेथड यूज करना पड़ेगा डिफरेंट मेथड, ठीक है। तब इस केस में क्या बोला जाता है कि ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स, ठीक है। अभी देखेंगे कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं, स्पेशल मेथड्स। तो दो तरीके के मेथड मेनली जो है डिस्कशन का पार्ट बनता है, मतलब उसको कैटेगराइज किया जा सकता है, जितने भी मेथड्स है वो दो पार्ट। एक मेथड फर्स्ट हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग और ज्यादा डिटेल करेंगे इस टाइप के मेथड्स को, इसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन, जो है हम लोग बोलते हैं, मेंशन करते हैं दैट इज कंडेंसेशन और एग्रीगेशन, ठीक है, कंडेंसेशन एग्रीगेशन। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, देखिए आप, बेसिकली स्मॉलर पार्टिकल होगा, अगर सोल्यूशन पार्टिकल है तो स्मॉलर पार्टिकल होगा, साइज स्मॉलर होगा। अब क्या होगा कि इन दैट केस ये स्मॉलर पार्टिकल आकर कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं या एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जब एग्रीगेट होंगे तो जो साइज है पार्टिकल का साइज ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगा। अगर ये कोलाइडल रेंज में आ जाता है तो अब ये केस है कि हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। क्या मीनिंग मैं बोला कि कई सारे पार्टिकल्स आए इस तरीके से, पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल, और ये मिलकर एक कोलाइडल पार्टिकल को जनरेट की, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन या कंडेंसेशन बोल दो, जो भी मेथड है, मतलब इस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो बोला जाता है स्मॉलर पार्टिकल, इस केस में जितने भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, अगर मान लो सोल्यूशन आपने लिया तो ऑब्वियसली उसमें स्मॉलर पार्टिकल होंगे, तो स्मॉलर पार्टिकल एग्रीगेट टू फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। ये फॉर्म करेंगे जब स्मॉलर पार्टिकल, कई सारे स्मॉलर पार्टिकल इसी तरीके से एग्रीगेट हो जाएंगे, तो ये मेथड, इसमें हम लोग बोलते हैं दैट इज द कंडेंसेशन और एग्रीगेशन के थ्रू जो स्मॉलर पार्टिकल है एग्रीगेट करके कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 हम लोग बोलते हैं, ये भी वेल नोन मेथड है, ठीक है। मेथड 2 बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन जस्ट अपोजिट है किसके, कंडेंसेशन यानी कि एग्रीगेशन की। तो डिस्पर्सन के केस में क्या होते हैं, अ लार्ज पार्टिकल, इस केस में जस्ट उल्टा है, तो इसमें क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं। लार्ज पार्टिकल्स जो कि सस्पेंशन रेंज में होगा, ठीक है, लार्ज पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन, ठीक है, टू
कोलाइडल साइज, कोलाइडल साइज। इसको आप ब्रोक डाउन कर दो, जैसे आपने लिया इस तरीके से कोई बड़ा पार्टिकल, इसको आप किसी मेथड से, किसी भी मेथड का यूज करके इसको ब्रेक डाउन कर दो, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली डिस्पर्सन। ठीक है, एग्रीगेशन हो गया, डिस्पर्सन। तो बेसिकली क्या है ना, इस चीज को आप, मैंने बोला भी था कि अगर पार्टिकल साइज की बात करें तो सोल्यूशन यहाँ पे लाइज करे। ठीक है, सोल्यूशन का सबसे स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा, ऑलमोस्ट देख नहीं सकते हैं पार्टिकल्स को। जहां तक कोलाइडल की बात करें, ये बीच में लाइज करेगा, और जो है सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मेथड क्या यूज किया जा रहा है, इसको आइडिया ऐसे लगाया जा सकता है कि जब हम लोग सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसको अगर कोलाइडल में कन्वर्ट करना है या कोलाइड्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए इसका एग्रीगेशन होना जरूरी है। समझ में आती है बात? अगर ये कोलाइडल में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो इसको क्या होगा, सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे और कोलाइडल का फॉर्मेशन करेंगे। जहां तक सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल साइज बड़ा है, और पार्टिकल साइज जब ब्रेक डाउन होगा तभी वो कोलाइडल रेंज में जा सकता है। तो यहाँ से इसको पहुंचने में डिस्पर्सन होना जरूरी है। जो पार्टिकल्स हैं, जो डिजॉल्व पार्टिकल्स या पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उनका जो है डिस्पर्सन होना जरूरी है, यानी कि ब्रेक डाउन होना जरूरी है। तो ये दो मेथड हैं बेसिकली। इस किसी भी मेथड को हम लोग इन दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं। हो सकता है किसी केसेस में दोनों फिनोमिना अकर हो, एग्रीगेशन भी अकर हो रहा हो, डिस्पर्सन भी अकर हो रहा हो, दोनों चीजें अकर हो रहा, वो हम लोग जो है 1 by 1 केसेस को कंसीडर करते हैं और उसको जो है डिटेल करते हैं कि किस तरीके से लायोफोबिक जो सॉल है, जो कि अनस्टेबल होता है स्लाइटली लायोफिलिक सॉल के रिस्पेक्ट में, उसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, वो हम लोग जो है डिस्कशन में रखेंगे। पहले आप इन चीजों को नोट डाउन कर लो। तो आइए हम लोग देखते हैं मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। ठीक है, साथ साथ उसको क्लासिफाई करते चलेंगे कि ये मेथड एग्रीगेशन मेथड है या डिस्पर्सन मेथड है, ये भी क्लासिफाई करते चलेंगे। तो पहला मेथड आप लिख लो, फर्स्ट वन, दैट इज अ केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में हम लोग कुछ पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद जो है जो मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आते हैं वो आपस में एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट करके जो है सॉल यानी कि कोलाइडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली केमिकल मेथड इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। तो ये मेथड बोल सकते हो, राइट, दिस इज द कंडेंसेशन मेथड, दिस इन्वॉल्व कंडेंसेशन, या लिख सकते हो आप एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल, कंडेंसेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इससे मिलकर बनता है। मैंने बोला कि या तो आप जो है कई सारे पार्टिकल आकर कंडेंस हो जाए या कई सारे पार्टिकल जो लार्जर पार्टिकल है वो डिस्पर्स हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, यही दो मेथड में हो सकता है। तो केमिकल मेथड जो है इन्वॉल्व रहता है इसमें, मतलब बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ पार्टिकल रहता है। अब क्या होता है इस केस में, क्या हम लोग देखते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन, आप लिख सकते हो कोलाइडल सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कोलाइडल सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन leading to formation of molecules, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन हो सकता है। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन। सिमिलरली हम लोग जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन देख सकते हैं, रिडक्शन देख सकते हैं और हाइड्रोलिसिस का केस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी केमिकल रिएक्शन है जो कि हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स कोलाइडल फॉर्म में नहीं आएगा, इस क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में बन के आएंगे, ये मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होंगे और एग्रीगेट करके जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो है आप लिख सकते हो दिस मॉलिक्यूल जो कि फॉर्म किए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दिस मॉलिक्यूल एग्रीगेट, दिस मॉलिक्यूल एग्रीगेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एग्रीगेट करेंगे और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। देखिए इसमें क्या क्या रिएक्शंस हैं, जैसे समझे हम लोग। पहला जो है डबल डिकम्पोजिशन का, Al2O3 को आपने ट्रीट किया H2S के साथ में। ठीक है,
ये रिएक्शन है हमारा डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सॉरी, ये आपका AS2O3 है। अब इस केस में क्या देखेंगे, आर्सेनिक ऑक्साइड है, ये क्या होगा, ये सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा, AS2S3, ये सॉल्व फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन में बनेगा तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे और मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होकर कोलाइडल सॉल्यूशन को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली डबल डिकम्पोजिशन है, डबल डिकम्पोजिशन से ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट देखिए SO2 + H2S, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये एग्जाम्पल जो कि मैंने NCERT से कंसीडर किया हुआ है, जो आपको पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2S का, ये जनरेट करेगा सल्फर सॉल्ट और साथ साथ में H2O जनरेट कर देगा वाटर, ठीक है। तो बेसिकली सल्फर का सॉल्ट बनने जा रहा है। इस केस में आपने लिया जो है AuCl3 मान लीजिए आपने लिया और इसको ट्रीट किया SCHO के साथ में, ये बेसिकली रिएक्शन है रिडक्शन का, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जो है गेहूं जो है बेसिकली ये फॉर्म कर लेगा, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और जो आपका ये फॉर्मल्डिहाइड ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, साथ में HCl एज ए प्रोडक्ट दे देगा। तो यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो ये जो स्पीसीज है ये रिड्यूस होकर करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपने FeCl3 ले लो और इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर के साथ ट्रीट कर दो, तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये प्रोडक्ट आपको दे देगा, दैट इज आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट फॉर्म कर लेगा यहाँ पे, साथ में HCl का प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो ये मेथड है, केमिकल मेथड है, जो कि यूज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। साथ साथ एक और मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द मैकेनिकल डिस्पर्शन। मतलब यहाँ पे हम लोग डिस्पर्शन मेथड यूज करते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्शन, ठीक है। नेम में भी लगा हुआ है कि डिस्पर्शन वाला मेथड यूज किया जाएगा, नॉट एग्रीगेशन मेथड। अब इस केस में क्या किया जाता है समझना, ये बेसिकली यूज किया जाता है यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग। ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है प्रिंटिंग इंक के प्रिपरेशन के लिए। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि विच मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग इंक, जो कि हम लोग करते हैं। तो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस बेसिकली अकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है दो इस तरीके से हम लोग ठीक है, ये प्लेट रहती है और इसमें एक इस तरीके से मोटर लगा रहता है, सच दैट कि ये दोनों रोटेट करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रोटेट करते हैं, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों प्लेट मूव करती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली रहता है हमारा मोटर जो कि इसको रोटेट करने का काम करता है, ठीक है। अब इसके थ्रू जो बेसिकली यहाँ से कनेक्टेड रहता है, इसके थ्रू जो हमारा डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम दोनों पास कराया जाता है। अब चूंकि ये रोटेट होंगी तो यहाँ पे क्या है कि ये माइक्रो साइज में रहते हैं, ठीक है, माइक्रो साइज पार्टिकल होते हैं जब ये एंटर करते हैं। और जैसे ही ये चूंकि रोटेट करके क्या होंगे, इनका साइज स्मॉलर होते जाएगा, साइज कम होते जाएगा। तो यहाँ से क्या होंगे, जैसे ही रोटेट मतलब इनकी साइज डिक्रीज होगी, ये सॉल के फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि कोलाइडल के फॉर्म में आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम को पास कराया जाता है। अब जैसे ही पास करेंगे, ये चूंकि रोटेट कर रहे हैं तो उसको ग्राइंड करने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ मोटर और ये इसको कन्वर्ट कर देगा सॉल में। तो बेसिकली हम लोग एक माइक्रो साइज पार्टिकल को एंटर करा रहे हैं जो इसको कन्वर्ट कर दे रहा है कोलाइडल रेंज ऑफ द पार्टिकल में, ठीक है। तो फाइनली आपको जो है इस केस में जो है मैकेनिकल डिस्पर्शन, जैसे हम लोगों ने बोला था कि डिस्पर्शन के केस में पार्टिकल को ब्रेक डाउन किया जाता है, ऐसे यहाँ पे पार्टिकल को ब्रेक डाउन किया जा रहा है और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों मेथड को आप लिख लो, केमिकल मेथड एंड द मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, जो कि यूज किया जा सकता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के लिए। फिर और भी मेथड्स हम लोग देखते हैं, पहले आप इन चीजों को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट दो मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, थर्ड वन, दैट इज ब्रेडिक आर्क मेथड, ब्रेडिक आर्क मेथड, ठीक है। थोड़ा इस चीज को समझते हैं, इसमें क्या फिनोमिना आकर होगा, डिस्पर्शन होगा या जो है कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि दिस प्रोसेस यूजेस बोथ मेथड, दिस प्रोसेस यूजेस
डिस्पर्सन एज वेल एज द कंडेंसेशन, दोनों फिनोमिना हम लोग देखने को मिलता है इसमें ब्रेडिक आर्क मेथड में कि दिस प्रोसेस यूजेस डिस्पर्सन एज वेल एज द कंडेंसेशन मेथड, दोनों मतलब अप्लाई होता है एक ही मेथड के अंदर, कंडेंसेशन दोनों चीजों को ये एप्लीकेबल होगा। अब ये किस में हम लोग करते हैं बेसिकली, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस मेटल से अगर कोलाइडल बनाना हो, सॉल्व बनाना हो, तो इन दैट केस आपको जो है इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो कोलाइडल सॉल्व ऑफ लेस रिएक्टिव या कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें Ag है, Au है एंड प्लेटिनम है, ठीक है, इनका अगर प्रिपेयर करना है तो इन दैट केस ये मेथड यूज किया जा सकता है, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। हम लोग का मेनली एनसीईआरटी जाएगा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर और उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ साथ क्या बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ केवेज इज एडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ केवेज इज, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा तभी उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है। स्मॉल अमाउंट ऑफ केवेज इज एडेड फॉर स्टेबलाइजेशन, ठीक है, स्टेबलाइजेशन के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ केवेज हम लोग ऐड कर देते हैं। अब इस मेथड को थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से ये मेथड कराया जाता है। एक तरीके से ये टब रहता है, ठीक है, इसको हम लोग जो है बेसिकली ये जो चीज रहती है इसके अंदर आइस बात मतलब कोल्ड कंडीशन रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइस बात, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी अभी इसको समझेंगे। तो ये रहता है आइस बात, इसमें दो टर्मिनल बनाए गए रहते हैं, दो बेसिकली आर्क होते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। एक बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और एक आपका निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आइस भरा रहेगा और यहाँ पे ये डिस्पर्सन मीडियम रहेगा, यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम रहेगा जिसके अंदर ये फिनोमिना अकर हो रहा है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो देखो किया क्या जाता है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, इसके बीच में मेटल रख दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही मेटल आएगा, हमको पता है कि जैसे ही ये मेटल आएगा इन दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में, तो सर्किट कंप्लीट होगी और सर्किट कंप्लीट होगी तो एनर्जी जनरेट होगी। अब ये एनर्जी एप्लीकेबल होता है किस पे, जो मेटल है। अब मेटल से क्या होता है कि इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है, जो एटम्स हैं वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये इवेपोरेट होंगे, चूंकि ये डिस्पर्सन मीडियम में है, लेटर ऑन ये कंडेंस होना शुरू करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि दिस प्रोसेस यूज डिस्पर्सन एज वेल एज द कंडेंसेशन। पहले तो डिस्पर्सन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जो मेटल है वो एटम में कन्वर्ट हो गया बाय द इवेपोरेशन, या कि जब सर्किट कंप्लीट हो रहा है अभी सके से हाई एनर्जी जनरेट होगी, तो जो मेटल है वो एटॉमिक फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा, जो सरफेस एटम्स होंगे, और लेटर ऑन ये कंडेंस होकर वंस अगेन कोलाइडल फॉर्म में आ जाएंगे। तो दोनों फिनोमिना इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है बहुत सिंपल सा फिनोमिना है ब्रेडिक्स आर्क मेथड में। यहाँ पे जो है पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, इसके बीच में मेटल जो कि हो सकता है हमारा Ag हो सकता है, Au हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम, यानी कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको यूज किया जाता है, इनके बीच में रखा जाता है। जैसे ये बीच में आएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो हाई एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके बेसिस पे ये जो मेटल्स है, मेटल से एटम इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे और लेटर ऑन यही जो मेटल्स हैं, एटम्स है, ये आपस में जो है एक दूसरे से एग्रीगेट होकर कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्म करेंगे। तो इस बात यूज किया जाता है सच दैट कि ये कूल डाउन हो जाए, ठीक है, इवेपोरेट हो रहा है तो गैसियस फॉर्म में जाएगा, हाई एनर्जी होगी, तो इन दैट केस उसको कूल डाउन करने के लिए आइस बात का यूज किया जाता है। केवेज का यूज किया जाता है बिकॉज ये तो लायोफोबिक सॉल्ट है, लायोफोबिक सॉल्ट है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे हम लोग केवेज एज अ चॉइस रखते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो क्लियर मेथड है ब्रेडिक्स आर्क मेथड की, किस तरीके से कोलाइडल सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जा सकता है इस मेथड। दूसरा है पेप्टाइडेशन, ठीक है, पेप्टाइजेशन, ये भी एक जो है मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस मेथड के थ्रू हम लोग करते हैं कि जो लार्जर प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल है, डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मींस ब्रेक डाउन करना, डिस्पर्सल ऑफ प्रेसिपिटेटेड मॉलिक्यूल, प्रेसिपिटेटेड मॉलिक्यूल
molecule into colloidal dispersal of precipitated molecule into colloidal using suitable इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि आप सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का यूज करोगे और उसको जो है उसके बेसिस पे जो हमारा प्रेसिपिटेटेड मॉलिक्यूल्स होगा वो जो है कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करो, आप ब्रेक डाउन कर रहे हो लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में। समझते हैं इसमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, ये भी पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट यूज इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ में आती है? जहां पे इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा उसको बोला जाएगा पेप्टाइडिंग एजेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है इट इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि रिवर्स कोगुलेशन क्या होता है। इट इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन का रिवर्स है। ठीक है, कोगुलेशन, रिवर्स ऑफ कोगुलेशन। अब समझना इस केस में क्या होता है। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ऐसे सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट बनाया हुआ है। जस्ट एज्यूम कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब इसका प्रेसिपिटेट है यहाँ। ठीक है, 50 फेरिक हाइड्रोक्साइड। इससे आप सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट पास कर, जैसे यहाँ पे पास कराया जाता है एक कॉमन FeCl3, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि कॉमन आयन रखे। तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो कॉमन आयन यहाँ से निकल के आ जाएगा Fe+। बात समझ में आती है? तो कॉमन आयन रखना जरूरी है। तो अब ये क्या होता है कि ये जाकर इस पार्टिकुलर प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल पे एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है इसके सरफेस, और एड्सॉर्ब होगा तो क्या देखोगे कि अब मानो कि ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके बेसिस पे क्या देखोगे कि ये जो प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ही इस पे एड्सॉर्ब होगा Fe3+ इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है, तो इन दैट केस इस पे चार्ज आ जाएगा, और चार्ज आएगा तो अभी से ये सोल्यूशन के अंदर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ में, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, तो सोल्यूशन के अंदर ये इस तरीके से इनका मूवमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस तरीके से समझा जा सकता है कि हमारा एक मॉलिक्यूल रहा Fe हाइड्रोक्साइड, मींस ये प्रेसिपिटेट था। ठीक है, आपने क्या ऐड कर दिया, आपने ऐड कर दिया Fe3+। अब होगा क्या बेसिकली कि Fe3+ जो आयंस हैं ये जाकर इसको सराउंड कर लेंगे। ठीक है, एड्सॉर्ब हो जाएंगे, बेसिकली इसके सरफेस पे जाकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे जो हम लोग का फेरिक हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल। अब चूंकि इस पे चार्ज आ गया, तो अब इस पे क्या है, बेसिकली इस पे चार्ज आ गया ओवरऑल। देखो तो अब चार्ज है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो इन दैट के सोल्यूशन में प्रेजेंट हो जाएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म से ये सोल्यूशन में आ जाएंगे और जो है जनरेट कर देंगे हमारा जो करेस्पॉन्डिंग कोलाइडल सोल्यूशन है। तो पेप्टाइजेशन भी एक सिंपल सा मेथड है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल है, जो प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं जो है कोलाइडल फॉर्म में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ध्यान है कि पेप्टाइजिंग एजेंट पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे FeCl3 पेप्टाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे ध्यान है कि इसके साथ में एक कॉमन आयन रहेगा, और बेसिकली क्या हो रहा है, Fe3+ की बात करें तो ये एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, आप हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते थे, तो Fe3+ हम लोग यूज किए FeCl3, तो Fe3+ एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ FeOH थ्राइस, इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल पेप्टाइजेशन फिनोमेना है। कोगुलेशन हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, क्या बोला गया कि पेप्टाइजेशन इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन, जो आगे हम लोग चल के देखने वाले हैं। तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, बहुत चीज़ें करने के लिए नहीं, बट यहाँ आइडिया होना चाहिए कि ब्रेडिग-आर्क मेथड क्या है, पेप्टाइजेशन क्या है, ये सभी आइडिया होना चाहिए कि ये मेथड यूज किया जा सकता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल स्केल। क्या क्या मेथड मेंशन किया गया, तो हम लोगों ने बोला कि 2 कैटेगरी बन सकती है, मतलब या तो आप जो है स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक साथ लाओ, एग्रीगेट कर दो और कोलाइडल सोल्यूशन को जनरेट कर दो, या जो है लार्जर मॉलिक्यूल्स को आप जो है ब्रेक डाउन कर दो, जिसमें कि हम लोगों ने बोला डिस्पर्सन। तो उसके लिए हम लोगों ने केमिकल मेथड देखा, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड देखा, ब्रेडिग-आर्क मेथड देखा, और जो है पेप्टाइजेशन मेथड देखा। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो जो है वेल नोन आपको जो है आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे किसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कोलाइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो आपके दिमाग में आएगा कि प्योरिफिकेशन की जरूरत क्या है कोलाइडल सोल्यूशन की।
अब जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स को, तो इसमें देखते हैं कि लार्ज इम्प्योरिटीज रहती है, खासकर इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जो कि स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो उसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज किया जा सकता है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन, इसको आप मेंशन करते जाओ, कोलाइडल सोल्यूशन व्हेन प्रिपेयर्ड, इसको जब आप प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर्ड व्हेन प्रिपेयर्ड contain excessive amount of electrolyte, excessive amount of electrolyte, ठीक है, ये excessive amount of electrolyte contain करता है, and some other impurities, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मेजर इंप्योरिटीज है, उसको हटाना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हटाना की जरूरत है इलेक्ट्रोलाइट को, इसको भी समझ लेते हैं। तो जब स्मॉल क्वांटिटीज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की रखते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस आइडिया को समझना कि इलेक्ट्रोलाइट रिमूव क्यों किया जाएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट required to stabilize colloidal, to stabilize colloid, ठीक है। तो कोलाइड्स को स्टेबलाइज करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी सफिशिएंट होगा। वेयर इज अगर आप एक्सेस अमाउंट लेते हो, वेयर इज एक्सेस अमाउंट, ठीक है, एक्सेस अमाउंट कोगुलेंट, ठीक है। एक्सेस अमाउंट अगर आपने लिया तो इन दैट केस क्या होगा, इसका कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोगुलेशन में सभी जो है पार्टिकल आपस में, जो कोलाइडल पार्टिकल है आपस में मर्ज करके प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे कि कोगुलेशन किस तरीके से होता है और कोगुलेशन किस तरीके से हम लोग करा सकते हैं, वो हम लोग डिटेल करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो जो है अगर एक्सेस अमाउंट, बशर्ते हम लोग ये चीज़ को समझे यहाँ पे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नॉट परमिसिबल है, किया रखना जो है उतना सुटेबल नहीं है फॉर द कोलाइडल सोल्यूशन के लिए, उसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना पड़ेगा सच दैट कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो स्टेबलाइज फॉर्म में रहे। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल वर्क दैट पार्ट। तब यहाँ पे कई सारे प्रोसेस यूज किए जाते हैं, तो प्रोसेस हम लोग वन बाय वन थोड़े से डिस्कशन करते हैं। प्रोसेस यूज फॉर, इसके लिए यूज फॉर प्योरिफिकेशन, फॉर कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं, प्रोसेस यूज किया जा सकता है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल करते हैं कि कौन कौन से मेथड यूज किया जा सकता है। तो सबसे जो नोन मेथड है, वेल नोन मेथड है, दैट इज डायलिसिस, ठीक है। आपने सुना भी होगा डायलिसिस किस तरीके से फिनोमेना अकर होता है, ठीक है। इसमें करते क्या है डायलिसिस के अंदर, तो एक मेम्ब्रेन रहता है और उस मेम्ब्रेन के अंदर कोलाइडल सोल्यूशन रहता है। अब कोलाइडल चूंकि सोल्यूशन अगर हम लोग देखें, उस बैग के अंदर जो है एक तरीके से कोलाइडल भी है और एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो क्या किया जाता है, इसके थ्रू वाटर पास कराया जाता है और वाटर पास करता है तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, वन बाई वन वहां से रिमूव होते जाता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किया जाता है डायलिसिस में कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग a dissolved substance, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। a dissolved substance, removing dissolved substance from colloidal solution, colloidal solution by means of diffusion, by means of diffusion through suitable membrane, ठीक है, through suitable membrane, ठीक है, through suitable membrane। तो यहाँ पे अगर इस चीज को समझना चाहे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझ लो कि ऐसे कुछ एक बैगेज, ठीक है, हम लोगों ने एक बैग लिया, ड्राइंग थोड़ी सी मेरी खराब हो सकती है, ठीक है, आप थोड़ा सा बस समझना कि प्रोसेस कैसे अकर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये रखा गया हमारा एक बैग मान लो, जिसमें कि ये हमारा जो मेम्ब्रेन है ये यूज किया गया है, जिसको हम लोग बोल देते हैं डायलिसिस मेम्ब्रेन, ठीक है।
समझना है। तो डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन होगा वो कुछ पार्टिकल को अलाउ करेगा, जैसे आपने ऑस्मोसिस में पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या है चीजें हैं, इसके अंदर पार्टिकल कोलाइड पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे पड़े हैं, ठीक है। अब क्या किया, प्रोसेस कैसे किया जाता है कि इसको एक तरीके से यहाँ से वाटर का चेम्बर बनाया गया रहता है, वाटर पास कराया जाता है, वाटर इन होता है यहाँ से, ठीक है, वाटर ऐसे इन होगा इस सोल्यूशन के अंदर, और यहाँ से एक आउटलेट जो है आउटलेट रहता है। तो यहाँ से क्या होगा कि वाटर इन करेगा, यहाँ से वाटर इन करेगा, और यहाँ से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ से पास करते जाएंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे करने के लिए क्या है कि ये जो है एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर कोलाइडल सोल्यूशन है और एक विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब आप वाटर पास करा रहे हो ना, तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ये यहाँ से निकल आएंगे, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से निकल आएंगे। तो ये मेथड यूज किया जाता है जो है डायलिसिस के लिए, क्योंकि इसका पार्टिकुलर जो मेम्ब्रेन है वो कुछ पार्टिकल को अलाउ करेगा, कुछ पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है वाटर पास कराया आपने डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू, जो है क्या हुआ कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ये रिमूव हो गया। तो ऐसे जो ये पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं डायलाइजर। बस ये नेम है आप याद रखना कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग डायलिसिस के लिए यूज करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइट्स, वो हम लोग बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन कर दो, फिर आगे हम लोग देखते हैं और भी कुछ मेथड जो कि यूज किया जा सकता है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइट्स के लिए। नेक्स्ट जो मेथड यूज किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइट्स के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बोला जा सकता है एक एडवांस वर्जन है जो हम लोगों ने ऑर्डिनरी डायलिसिस पढ़ा है अभी रिसेंट। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं सच दैट कि जो रेट है डायलिसिस का वो फास्टर हो जाए। बेसिकली हम लोग को एनायंस और कैटायंस को सेपरेट करना है, जो आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है कोलाइट्स के साथ में, उसको स्लाइडली रिमूव करना है, उसके एक्सेस अमाउंट को रिमूव करना है। तो बेसिकली क्या मॉडिफिकेशन है, तो लिखा जा सकता है इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डायलिसिस, ठीक है, इज ऑर्डिनरी डायलिसिस जो हम लोगों ने अभी मेंशन किया, डायलिसिस was slightly slow, ठीक है। तो इस केस में हम लोग जो है इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस के लिए जाते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ये स्लो प्रोसेस है जो नॉर्मल डायलिसिस है या ऑर्डिनरी डायलिसिस है, ठीक है। क्या किया, क्या मॉडिफिकेशन क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडेड, या ऐसा लिखा जा सकता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इंक्रीज द रेट ऑफ डायलिसिस। इस केस में हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इंक्रीज द रेट ऑफ डायलिसिस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, एक कैसे किया जाता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इन चीजों को। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि इस तरीके से एक चेंबर है जिसके अंदर आपने एक लिया जो है जिस कोलाइडल सोल्यूशन, और कोलाइडल सोल्यूशन को रखा आपने एक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, जिससे कि सोल्यूशन से पास कर सके। इसमें कोलाइडल सोल्यूशन था, ठीक है, यहां से वाटर जा रहा था। तो मॉडिफिकेशन किस में करना है, ये थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको हम लोग एक टर्मिनल प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने का मीन्स इसको हम लोग एक बैटरी से अटैच करा देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इसको मेंशन मैं कर देता हूँ, और इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ निगेटिव टर्मिनल। क्लियर है बात। अब केस क्या है कि देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो आयंस का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट होगा, वो फास्टर हो जाएगा।
राइट, नॉर्मल डायलिसिस के केस में नहीं होता। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करूं, आपने लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, साथ में HCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा सोल्यूशन के अंदर। अब आप केस देखना, इसमें दो आयंस प्रेजेंट है H+ NCl-। क्लियर है बात? अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, जब नॉर्मल आप डायलिसिस करा रहे हो तो इधर से वाटर पास करा रहे हो, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वाटर के साथ ये इधर से निकलते जा रहे हैं, धीरे धीरे डाइल्यूशन होते जा रहे हैं, और जो है साथ में इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से निकलते जा रहे हैं। अब क्या होगा, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किए तो ये जो है H+ मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो है आपका जो निगेटिव टर्मिनल है, तो ये है मूव टुवर्ड्स एनोड, ये मूव कर जाएगा एनोड की तरफ, ठीक है। अब और इसके रेट फास्टर हो जाएंगे। Cl- मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो ये मूव कर जाएगा कैथोड साइड में। तो आप देख सकते हो ओवरऑल क्या हुआ कि जो मूवमेंट था, मूवमेंट का जो रेट था इलेक्ट्रोलाइट का, वो इंक्रीज कर गया बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, बेसिकली स्लाइट मॉडिफिकेशन है डायलिसिस का। जो ऑर्डिनरी डायलिसिस था उसी में हम लोगों ने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, उसको बैटरी से जस्ट अटैच करा दिया सच दैट कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फास्टर रेट से मूव कर सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक और हम लोग मेथड यूज करते हैं जो है कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। ये भी बहुत ही इजी मेथड है। अगर हम लोग को कोलाइडल सोल्यूशन को प्यूरिफाई करना है, बेसिकली हम लोग को जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिमूव करना होगा। क्लियर है बात? अब देखो, जब बात करें इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो नॉर्मल अगर पहले हम लोग देखते हैं फिल्टर पेपर, अगर नॉर्मली फिल्टर पेपर यूज किया जाएगा फिर क्या इफेक्ट आएगा इस केस में। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर में क्या देखोगे कि चूंकि कोलाइडल, ठीक है, कोलाइड है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैं चाह रहा हूं कि किसी तरीके से इस इलेक्ट्रोलाइट को, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को निकाला जाए। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर नॉर्मल फिल्टर में कंसीडर करूं तो नॉर्मल फिल्टर में जो पोर साइज होगा, ये मैंने लिया नॉर्मल फिल्टर, ठीक है। नॉर्मल फिल्टर में जो पोर साइज होगा, ड्यू टू लार्जर पोर साइज, इसके जब हम लोग इससे पास कराएंगे तो इसमें कोलाइड के साथ, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ कोलाइड्स भी आ जाएंगे, दोनों यहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, दोनों यहां से निकाल रहे हैं। तो कोलाइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों जो है साथ में आ जाएंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं, इस फिल्टर में स्लाइड मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जो है फिल्टर को क्या किया जाता है, जो नॉर्मल फिल्टर है, ऑर्डिनरी फिल्टर, डिप्ड इनटू कोलाइडियन सॉल्यूशन। अब ये क्या है कोलाइडियन सॉल्यूशन, ये आपसे पूछ सकता है कि कोलाइडियन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो कोलाइडियन सॉल्यूशन अगर मैं मेंशन करूं तो कोलाइडियन सॉल्यूशन होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज, ये सॉल्यूशन होता है। उसमें हम लोग जो फिल्टर पेपर है उसको डिप्ट कर देंगे। तो नाइट्रोसेलुलोज विथ अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। तो ये रहता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप करते हैं। डिप के बाद उसको ड्राई कर लेते हैं, और ड्राई करने के बाद जब आप जो है फिल्टर पेपर मिलता है, अगर उसके थ्रू आप पास कराते हो कोलाइड सोल्यूशन, कोलाइड है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स, तो क्या देखने को मिलेगा, अगर ये, इसको बोला जाता है जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस केस में क्या देखोगे आप कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो निकल आएंगे लेकिन कोलाइडल रह जाएगा। तो ये भी मेथड यूज किया जा सकता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसी को बस नेम दे दिया गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये 3 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। क्या क्या मेथड है इसमें, हम लोग का डायलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। तो ये 3 बेसिक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है कोलाइडल सोल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही कि किस तरीके से कोलाइडल को प्रिपेयर किया गया, ठीक है। खासकर हम लोग लायोफोबिक कोलाइडल की बात करें, बिकॉज लायोफिलिक कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द डिस्पर्सन फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। उसको जस्ट आप जो है मिक्स कर दो और यू आर गोइंग टू गेट द कोलाइडल सोल्यूशन। बट इन द केस ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट यू हैव टू
गो थ्रू डिफरेंट मेथड जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सिमिलरली प्योरीफाई करने के लिए कोलाइडल का कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग जो है डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल्स में, जिसमें हम लोग टिंडल इफेक्ट भी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कोलाइडल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल करेंगे। तो एक बार इस चीज़ों को नोट डाउन कर लो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।